अब आते हैं इस चैप्टर की पहली डेरिवेशन। अब तक जो पढ़ रहे थे वो भी डेरिवेशन थे पर लॉ थे। पॉइसन ने फॉर्मूला दिया, स्टोक्स ने लॉ दिया, विस्कोसिटी एक कॉन्सेप्ट था। तो ये आता है पहला डेरिवेशन हाइड्रोडायनेमिक्स का, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या चीज है यार ये, क्या चीज है ये? चीज क्या है सुनो। ऐसा होता है कि आपने जब एक बॉल को नीचे फेंका, v स्पीड से वो बॉल नीचे जा रही है, तो आप ये जानते हो कि नीचे जा रही है तो ऊपर लग रहा है बायंट, क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है mg, क्या लग रहा है? mg। और साथ साथ अब क्योंकि बॉल स्पीड में नीचे जा रही है तो स्टोक ने जो लास्ट क्लास में कहा कि ऊपर मैं एक ड्रैग भी लगाऊंगा, उस बॉल पे एक अपर ड्रैग भी लग रहा है, क्या लग रहा है? लग रहा है। अब जो बच्चा सिंपल कॉन्सेप्चुअल बच्चा है ना, जो कहे भैया मैं अभी दिमाग की खिड़की खोल रहा हूं आप समझाओ, वो समझ पाएगा मेरी इस बात को कि बालक अगर बॉल की वेलोसिटी अभी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर कितने फोर्स लगते हैं? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ विस्कस ड्रैग जो स्टोक ने बताया, और एक बायंट जो आर्किमिडीज ने बताया था। ऐसा ही है, हाँ ना बोलो। अगर बॉल अब भी नीचे जा रही है, अब भी नीचे जा रही है, तो इसका अर्थ क्या है? नीचे वाला फोर्स नहीं, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता। सुनो, अगर नीचे वाला फोर्स 5 है, ऊपर है 5, ये 5, ऊपर टोटल 10 लग रहा है, नीचे 5 लग रहा है, नेट फोर्स किस तरफ आया? लेकिन तुमने बॉल को नीचे की स्पीड देके भेजा था ना भाई, तो बॉल थोड़ी देर तक तो नीचे ही जाएगी, नीचे जाते जाते धीरे होगी धीरे होगी धीरे होगी, रुक जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा हुआ भी तो पहले मेरी बात को ध्यान सुनो। जब तुमने बॉल को ऊपर से फेंका, तो बॉल जब पानी के अंदर गई तो बॉल की स्पीड 10 थी, कितनी थी? 10। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद विस्कस ड्रैग लग रहा है ऊपर, बायंट भी, तो बॉल की स्पीड क्या होगी? कम। विस्कस ड्रैग और बायंट दोनों ऊपर लग रहे हैं, बॉल को धीरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? ये जो गेंद है, इधर देखो, ये जो गेंद है इसको धीरे नहीं करेगा क्या विस्कस ड्रैग? बायंट फोर्स विस्कस फोर्स को क्या करेंगे? इसको धीरे करेंगे धीरे करेंगे धीरे करेंगे, और बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्या होगी? चेंज होती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है। क्यों? लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बॉल नीचे जा रही होगी, जब बॉल नीचे जा रही होगी और उसकी स्पीड कम हो रही होगी, उसकी स्पीड कम हो रही होगी, तो ये विस्कस ड्रैग जिसका खुद का फॉर्मूला होता है Fv = 6 पाई ईटा RV, जब ये V कम होगा, स्पीड कम होगी, तो ये विस्कस फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। स्पीड और कम हुई, विस्कस फोर्स की वैल्यू और कम हो गई, हाँ ना बोलो। एग्जांपल लेता हूं, समझ जाओगे शायद। मान लेता हूं बायंट फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, कितनी? कितनी? 5 न्यूटन। और वेट है 8 न्यूटन, कितना? वेट 8 है। और स्टार्टिंग में जब बॉल पानी के अंदर टपकी आई, तो उस टाइम बॉल का जो विस्कस ड्रैग था वो भी 5 है, कितना? तो खुद देखो, नीचे लग रहा है 8, ऊपर लग रहा है 5 + 5 10, तो नेट फोर्स किसकी तरफ है? ऊपर। तो नेट फोर्स ऊपर है, तो बॉडी की स्पीड, बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी नीचे जा रही है, नेट फोर्स ऊपर है, यानी कि नेट धक्का ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉल कहां जा रही है? तो धीरे धीरे बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। बॉल की स्पीड 10 थी, फिर 10 से स्पीड कितनी हो गई? 8 है, तो बॉल पूरी पानी के अंदर ही, तो बायंट की वैल्यू तो चेंज होने वाली, क्योंकि पूरी डूबी पड़ी है ना बॉडी, बायंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। बॉडी तो पूरी पानी के अंदर है, जब बॉडी पूरी पानी के अंदर होती है बायंट फोर्स मैक्सिमम लगता है और उतना ही लगता है, वो कभी चेंज जब पानी से बाहर आने लग जाएगी बॉडी, तब बायंट कम होगा। अभी तो बायंट मैक्सिमम है, आ रहा है क्या? तो कहानी अब शुरू ये होती है कि जब बॉडी नीचे जाने लगी और ऊपर 10 न्यूटन, नीचे 8 न्यूटन, ऊपर का फोर्स ज्यादा, बॉडी रिटार्ड हो रही है, धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो स्पीड कम होगी, तो ये 5 न्यूटन सेम रहेगा या कम हो जाएगा? स्पीड चेंज होने से इस पर, बायंट पर कोई असर नहीं, mg पर भी, लेकिन स्पीड कम होने से विस्कस ड्रैग पर असर, तो असर पड़ेगा। विस्कस ड्रैग की वैल्यू कम होकर कितनी हो जाएगी? 4 मान लेते हैं। स्पीड हो गई 10 से 8, विस्कस ड्रैग कितना हो गया? 4, ठीक है, हाँ ना बोलो। अभी भी 5 + 4 नीचे, अभी भी नेट फोर्स है किधर? ऊपर की तरफ। स्पीड और कम होगी इसकी, होगी नहीं होगी? तो इसकी स्पीड और कम हुई बॉल की, और स्पीड कम हो गई 6।
स्पीड कम होगी तो विस्कस फोर्स भी, कम होगा। तो ये हो गया कम होके 3। जैसे इसकी स्पीड 6 हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर, और इसका विस्कस फोर्स कम हो गया 3। उसी मोमेंट पे मैंने इस बॉडी से पूछा ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसने बोला 3 + 5, नीचे कितना लग रहा है, मैंने कहा नेट फोर्स, तो मतलब नेट फोर्स 0 है, 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 तो एक्सेलरेशन भी, मतलब अब जो इसकी स्पीड है ना तो वो बढ़ेगी और पूरी जिंदगी ये बॉल पानी के अंदर जाती रहेगी। कितने की स्पीड से, जब तक बेस या तल नहीं आ जाता। ये 6 की स्पीड कांस्टेंट रहेगी या बदल जाएगी, क्योंकि ये 6 की स्पीड जब आई तो उस वक्त नेट फोर्स क्या था, भैया ये विस्कस फोर्स और कम भी तो होगा, और कम भी तो होगा, ये विस्कस फोर्स 3 से कम भी तो होगा, 3 से कम होगा, 5 था फिर 4 हुआ फिर 3 हुआ, अभी और कम होगा विस्कस फोर्स, नहीं, क्यों, क्योंकि क्योंकि विस्कस फोर्स कम क्यों हो रहा था, क्योंकि स्पीड कम हो रही थी। अब स्पीड कम नहीं हो रही, नेट फोर्स 0 हो चुका है, स्पीड कम, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है, तो स्पीड कम नहीं हो रही, 6 की 6 है, तो विस्कस फोर्स भी 3 का 3 है, तो नेट फोर्स 8, नीचे 8, 8 8 कैंसिल, हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, बॉडी नेट फोर्स 0 में यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 का अर्थ होता है स्पीड यूनिफॉर्म, नेट फोर्स 0 का अर्थ होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जिंदगी भर 6 की स्पीड से चलेगी और ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड, ये जो 6 की स्पीड है ना इसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो काफी समय बाद अटेन होती है। ये तब अटेन होती है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। क्या, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो पानी में बॉल जब जाती है 15 की स्पीड से, जरूरी नहीं है कि 15 की स्पीड से गई थी, 10 की स्पीड से गई थी तो उतनी की स्पीड चलेगी, नहीं नहीं नहीं, उसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी और वो अपने आप एक कांस्टेंट स्पीड अटेन करके ऑब्जेक्ट नीचे जाता रहेगा। उस कांस्टेंट स्पीड को जो बॉडी थोड़ी देर बाद अटेन कर लेती है, जब सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उस कांस्टेंट स्पीड का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम है, टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन मैं पूरा खेल बदल दूं तो मैं एक बात बोलूंगा और पूरा खेल बदल जाएगा। अभी देखो यार, ये इसको कम कर करके हमने इन दोनों के सम को 8 के बराबर ले आए, तब नेट फोर्स क्या हो गया, 0। सोच के देखो, अगर इसकी वैल्यू 9 न्यूटन होती बायंट की तो, और mg होता 8 न्यूटन, बायंट 9 है, mg 8 है, और स्टार्टिंग में आपका विस्कस फोर्स लग रहा है, मान लो 3 ही लग रहा है, 3, नीचे जाने पे स्पीड अगर 0 भी हो जाए, स्पीड अगर कम होते होते 0 भी हो जाए, तो स्पीड 0 हो जाएगी तो क्या होगा, विस्कस फोर्स घट घट के, लेकिन तब भी नेट फोर्स 0, 9 8, अभी भी नेट अपवर्ड फोर्स ही आ रहा है। नहीं समझे क्या, तो भैया अगर ये विस्कस ड्रैग खत्म भी हो जाएगा, बॉडी धीरे धीरे होते होते रुक भी जाएगी, तब भी 9 न्यूटन ऊपर लगेगा, 8 नीचे, और नेट फोर्स ऊपर, बॉडी फिर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देगी, और फिर तब जाके रुकेगी जब वो पानी से थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, ताकि बायंट 9 से कम होके 8 हो जाए। जब बायंट 8 हो जाएगा, वेट 8, तब बॉडी थोड़ा बाहर आके रुक जाएगी, क्योंकि बायंट तो तभी कम होता है जब पानी से बॉडी थोड़ी सी बाहर आती है, वॉल्यूम कम लेती है पानी का। नहीं समझे मेरी बात, तो बालक अगर कभी बायंट फोर्स, वही जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में बात करी थी, अगर कभी बायंट फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम बायंट इज ग्रेटर देन वेट, मैक्सिमम बायंट इज ग्रेटर देन वेट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट पार्शियली इमर्स्ड, आधा डूब के फ्लोट करेगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। उस टाइम पर नीचे वाली टर्मिनल वेलोसिटी कभी आ ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना है लास्ट में। तुमने बहुत तेज फेंका था, हाँ मान सकता हूं कि पानी के बीकर तुमने बड़ा सा लिया, बहुत तेज फेंका, अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा, और फिर धीरे 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 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम बायंट यानी ये इसके वेट से ज्यादा है। तो विस्कस ड्रैग 0 हो जाएगा, स्पीड रुकते ही ऑब्जेक्ट नीचे जाकर रुक जाएगा बीच में कहीं, जैसे ऑब्जेक्ट रुकेगा ड्रैग का काम खत्म, वो 0, विस्कस ड्रैग 0, ऑब्जेक्ट ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो
टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कब? जब बॉडी का मैक्सिमम बायंट उसके वेट से ज्यादा होता है। अर्थात जैसे हम डेंसिटी के रूप में हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ा कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हुई, क्या हुई? किससे? पानी से। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हुई ऑब्जेक्ट से, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो, वेट बायंट फोर्स ज्यादा हुआ वेट से। अगर मैक्सिमम बायंट फोर्स वेट से ज्यादा हुआ या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हुआ, लिक्विड ज्यादा हुआ, ये दोनों एक ही बात है ऐसे। तो इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी नीचे जाएगी ही नहीं। अगर वो नीचे जा भी रही है तो कुछ क्षण बाद रुककर वो ऊपर आएगी ही आएगी। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? थोड़ी देर बाद अटेन होने वाली नीचे की तरफ वाली कांस्टेंट स्पीड। वो तो तभी आएगी जब बॉडी को या तो सिंक कर रहे हैं, कांस्टेंट तभी आएगी जब बॉडी या तो सिंक कर रही है, या तो और या तो सिंक कर रही है। एक ही केस है। अगर बॉडी सिंक करने वाली होगी तो ही टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। अगर बॉडी पूरा डूब कर फ्लोट करे या पार्शियली डूब के फ्लोट करे, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहानी पलट जाएगी। करके दिखाऊं, डेरिवेशन बोलेगी, लास्ट में इसका फॉर्मूला ही गाना गा रहा होगा, देखना अगर तुम समझ पाए तो कि क्या मैं बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा वो हट जाओ यार, मैं एक्सेप्शन ले आता हूं खाम का। पहले ना तुम ये बताओ, तुम्हें ये समझ में आया कि थोड़ी देर बाद एक स्पीड आ जाती है? आया। और वो कब आती है? जब ऊपर वाला फोर्स बायंट और विस्कस का टोटल सम किसके बराबर आ जाए, तभी होता है ऐसा। एक स्फेरिकल बॉल बना दी, नीचे की तरफ इज्जत से मार्क कर दिया क्या? mg। सही है। ऊपर एक तो लगेगा बायंट और एक विस्कस, है ना। और जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है तो उस क्षण में दोनों ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होता है? इक्वल। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेन जो कांस्टेंट स्पीड अटेन होगी वो तभी होगी ना जब ऊपर का और नीचे का फोर्स बराबर हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड अटेन करेंगे। नेट फोर्स 0 हो जाएगा जब, है ना भैया। तो उसने क्या बोला, पहले डेफिनेशन तो देखो। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। वो मैक्सिमम स्पीड जिससे बॉडी लगातार, मैक्सिमम भी होनी चाहिए, कांस्टेंट भी होनी चाहिए, जो अब चेंज नहीं होगी, वो स्पीड जिससे बॉडी नीचे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, अब वो स्पीड चेंज नहीं होने वाली, उस स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और हम जानते हैं वो स्पीड तभी आती है जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाए। डायग्राम साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं अगर ब्लैक से बना देता हूं भाई डायग्राम साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बायंट विस्कस mg। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होगी? लिख रहे हैं भैया क्योंकि नंबर चाहिए हमें पूरे। सही लिखा है मैंने। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेन्ड व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब इस डेरिवेशन को करना है बालक, है ना। यहां देखो अब क्या करना है, एफ वी प्लस एफ बी इज इक्वल टू, गलत क्या है इसमें? सही है। इक्विलिब्रियम का मतलब नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाले, दोनों है नीचे वाले है बराबर आ गए। जिस टाइम ये बराबर आएंगे तब जो स्पीड होगी वही कहते हैं टर्मिनल स्पीड। तो एफ वी का फॉर्मूला बायंट वी, अरे बायंट फोर्स क्या हो गया? बायंट फोर्स ही बोल पा रहे। वी इमर्स्ड क्यों पूरा डूब गया भाई? वो वी इमर्स्ड क्यों? वी रो ऑफ लिक्विड लेते हैं ना बायंट में, वी रो जी है भाई। वी इमर्स्ड रो एल जी, इमर्स्ड तो पूरी वॉल्यूम डूबी हुई है, तो वी इंटू रो एल इंटू इज इक्वल टू एम जी। क्या? और ये मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के मास को भी वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के मास को लिखते हैं वी सिग्मा जी, या फिर सिग्मा मत लिखो यार तुम कंफ्यूज हो गए।
v इंटू रो ओ इंटू, किसको ही समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं बता देता हूं भाई, मैंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख दिया है वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया मास को। ये मैं पहले भी कर चुका हूं कई डेरिवेशन में कि ऑब्जेक्ट के मास को वॉल्यूम इंटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ये वी रो जो जी क्या है, ये तो बायंट का पूरा फॉर्मूला है, वी रो एल जी, और ये स्टोक्स लॉ ने दिया था हमें विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। सब कुछ सही जा रहा है? अरे बोल दो यार। मुझे क्या निकालनी है? स्पीड। क्या निकालनी है? ये येलो से दिख रही है आपको स्पीड वी, और तो कहीं भी है नहीं, यहीं भी है। तो अब क्या करोगे? इसको उधर ले जाओ, इस पूरे को उधर ले जाओ। ले गए 6 पाई ईटा इज इक्वल टू वी रो जी माइनस वी रो एल। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? वी और जी कॉमन आ रहा है क्या? सही है। इधर क्या चल रहा है? सही है। एक बात है ना, ये कैपिटल वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू। एक थोड़ी सी हेल्प करो मेरी और मुझे बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है? क्या इसका रेडियस आर है? तो वॉल्यूम जो होगी वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। स्फेयर का वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैंने अगले स्टेप में वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया। इधर चल रहा है 6 पाई ईटा आर वी 4/3 आर क्यूब इंटू जी, जी भी था ना, और ब्रैकेट में सही है। कुछ कटिंग है क्या पाई से? ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर कट जाएगा। अच्छा मैं 6 को नीचे ले जाऊं और 6 को नीचे ले आते हैं, ईटा को भी 6 और ईटा को डिवाइड में ले जाए। तो पहले मुझे बताओ, अगर मैं 6 और ईटा को ले जाऊंगा, यहां क्या बचेगा? इधर क्या बचा है? 4 आर स्क्वायर जी रो ओ माइनस, और डिवाइड में क्या ले गया मैं? 3 पहले से था, 6 और ईटा, 3 इंटू 6 इंटू, तो कुछ कटिंग होगी क्या? सही है। क्या ये 2 और नीचे 3 3 ऐसे बन गया 2/9। ऊपर आएगा आर स्क्वायर जी, क्या? अपॉन ईटा अपॉन ब्रैकेट में रो ओ माइनस, दिस इज व्हाट वी कॉल टर्मिनल। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसको मैं दोबारा स्टेट कर देता हूं। ये 2/9 ईटा, 2 के साथ आता है आर स्क्वायर जी, 2 आर स्क्वायर जी बाय 9 ईटा रो ओ माइनस रो एल, इसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको वीटी भी लिखते हैं कई बार, कोई घबराने की बात नहीं है। अब पेपर में क्या बात है ना, अब देखो यहां पे भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कह रहा है अगर तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हुई, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हुई और लिक्विड की कम हुई, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे सब सही है, टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ ही आएगी, बढ़िया। लेकिन अगर उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो गई, सोचो इस फॉर्मूले को देखो भाई, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो गई किससे? लिक्विड की ऑब्जेक्ट की कम है, लिक्विड की ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा माइनस करोगे, आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और वो ऊपर आधा डूब के तैरेगा। समझ रहे हो क्या? तो यहां से भी क्लियर दिख रहा है, जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन ने कहा था, जो हमने अभी एक्सेप्शन लिया था, कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हुई, ऑब्जेक्ट की कम हुई, तो कहानी उल्टी हो जाएगी पूरी। किस किस को समझ में आ गया है?